यह कहानी मुंबई के किसी गैंगस्टर की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक पढ़े लिखे और सम्भ्रांत परिवार के लड़के की है। नाम था ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जिसे आगे चलकर दुनिया ने बबलू श्रीवास्तव के नाम से जाना। बबलू का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसके पिता एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उसका भाई भारतीय सेना में एक उच्च पद पर था। घर का माहौल पूरी तरह अनुशासित और पढ़ा लिखा था। बबलू खुद भी पढ़ाई में काफी तेज था। उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से वकालत यानी LLB की पढ़ाई शुरू की। घर वाले सोच रहे थे कि बबलू कानूनी पढ़ाई पूरी कर देश का एक बड़ा वकील बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1980 के दशक में लखनऊ यूनिवर्सिटी केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं थी, बल्कि वे यूपी की राजनीति और बाहुबल का अखाड़ा बन चुकी थी। यूनिवर्सिटी के भीतर छात्र संघ के चुनावों में जमकर पैसे, रसूख और हथियारों का इस्तेमाल होता था। बबलू श्रीवास्तव बहुत जल्द इस छात्र राजनीति की तरफ आकर्षित हो गया। अपनी तेज बुद्धि और रणनीतिक दिमाग की वजह से उसने यूनिवर्सिटी के भीतर अपना एक मजबूत ग्रुप बना लिया। इसी दौरान उसकी दुश्मनी दूसरे छात्र गुटों से हुई। वर्चस्व की इस लड़ाई में पहली बार बबलू के हाथ में हथियार आया। कॉलेज के भीतर मारपीट, हॉस्टलों पर कब्जे और गोलीबारी की घटनाओं में उसका नाम सामने आने लगा। कानून की पढ़ाई करने वाला यह छात्र अब खुद कानून को अपने हाथ में ले रहा था। लखनऊ पुलिस के रिकॉर्ड में बबलू श्रीवास्तव का नाम पहली बार एक मामूली झगड़े और धमकी के मामले में दर्ज हुआ। लेकिन बबलू का दिमाग आम अपराधियों जैसा नहीं था। वह केवल शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि अपनी दिमागी चालों पर भरोसा करता था। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसने उत्तर प्रदेश के बड़े ठेकों, रेलवे टेंडरों और सरकारी जमीनों पर कब्जे के खेल में पैर पसारना शुरू कर दिया। 1980 के दशक के अंत तक वह लखनऊ और आसपास के इलाकों में एक उभरता हुआ बाहुबली बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ गोलियां चलाना काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति और सटीक नेटवर्क का होना जरूरी है। उसने वकालत की डिग्री तो ले ली, लेकिन अदालत में केस लड़ने के बजाय वह खुद पुलिस और अदालतों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने की राह पर निकल पड़ा था। उत्तर प्रदेश में अपना खौफ काम करने के बाद बबलू श्रीवास्तव की नजरें अब बड़ी लीग पर थीं। वह समझ चुका था कि सिर्फ यूपी के ठेकों और हफ्ता वसूली से वह अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह नहीं बन सकता। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ गुर्गों से हुई। 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई का डॉन दाऊद इब्राहिम पूरी दुनिया में अपना सिंडिकेट डी कंपनी फैला रहा था। दाऊद को ऐसे लोगों की तलाश थी जो न सिर्फ खूंखार हों, बल्कि कॉर्पोरेट स्टाइल में जुर्म के साम्राज्य को चला सकें। बबलू श्रीवास्तव का तेज दिमाग और कानूनी समझ दाऊद के सिंडिकेट के लिए बिल्कुल फिट बैठती थी। छोटा शकील और दाऊद ने बबलू से संपर्क साधा और उसे डी कंपनी में एक बड़ा ओहदा ऑफर किया। बबलू श्रीवास्तव ने डी कंपनी का दामन थाम लिया और मुंबई पहुंच गया। दाऊद के पास शूटर्स की कोई कमी नहीं थी जो एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते थे, लेकिन बबलू ने दाऊद को जुर्म का एक बिल्कुल नया और बेहद मुनाफे वाला मॉडल समझाया, कॉर्पोरेट किडनैपिंग। बबलू ने दाऊद से कहा कि किसी को जान से मारने पर सिर्फ पुलिस पीछे पड़ती है और पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन अगर देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन, हीरा व्यापारियों और बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसरों का अपहरण किया जाए तो बिना खून बहाए करोड़ों अरबों रुपए वसूले जा सकते हैं। दाऊद को बबलू का यह आइडिया बेहद पसंद आया। देखते ही देखते बबलू श्रीवास्तव डी कंपनी का थिंक टैंक और किडनैपिंग ऑपरेशंस का हेड बन गया। 1993 के मुंबई बम धमाकों से ठीक पहले और उसके बाद के दौर में बबलू श्रीवास्तव ने देश के कई बड़े शहरों में किडनैपिंग का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान रह गईं। वह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और सूरत के बड़े बड़े उद्योगपतियों की रेकी करवाता था। उसके शूटर अपहरण करते थे और फिरौती की रकम सीधे दुबई या सिंगापुर के हवाला नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर होती थी। बबलू ने जुर्म को एक बिजनेस की तरह चलाया, जहां हर काम के लिए अलग अलग टीमें थीं। एक टीम रेकी करती थी, दूसरी टीम किडनैप करती थी, तीसरी टीम बंधक को छुपा कर रखती थी और चौथी टीम फिरौती की डीलिंग करती थी। इस अचूक नेटवर्क की वजह से उसे अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग का खिताब मिला। दाऊद इब्राहिम का वह सबसे खास और सबसे दिमाग वाला पार्टनर बन चुका था, जिसकी वजह से डी कंपनी के खजाने में हर महीने करोड़ों रुपए आ रहे थे। बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद जब दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गया, तो बबलू श्रीवास्तव ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को अपना नया बेस बनाया। काठमांडू उस समय अंडरवर्ल्ड के सुरक्षित ठिकानों में से एक माना जाता था, जहां से भारत में एंट्री करना और अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करना बेहद आसान था। बबलू ने काठमांडू में बैठकर न सिर्फ भारत के व्यापारियों से फिरौती वसूलने का काम जारी रखा, बल्कि वह नेपाल की राजनीति और वहां के ऊंचे रसूख वाले लोगों के बीच भी अपनी पैठ बनाने लगा। वह भेष बदलकर और नकली पासपोर्ट के सहारे नेपाल, दुबई और सिंगापुर की यात्राएं करता रहता था। इसी दौरान नेपाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंडरवर्ल्ड के समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। नेपाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा था मिर्जा दिलशाद बेग।
मिर्जा दिलशाद बेग नेपाल का सांसद और पूर्व मंत्री भी रह चुका था, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली चेहरा कुछ और था। वह दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नेपाल में सबसे बड़ा मोहरा था। भारत में नकली नोटों की तस्करी और हथियारों को भेजने के लिए ISI उसी के नेटवर्क का इस्तेमाल करती थी। लेकिन समय के साथ मिर्जा दिलशाद बेग और डी कंपनी के बीच पैसों के लेन देन और वर्चस्व को लेकर दरार आ गई। छोटा राजन, जो दाऊद से अलग हो चुका था, वह भी मिर्जा दिलशाद बेग को खत्म करना चाहता था, क्योंकि वह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। इस पूरे खेल में बबलू श्रीवास्तव की भूमिका बेहद रहस्यमयी और खतरनाक थी। जून 1998 में काठमांडू की सड़कों पर दिन दहाड़े मिर्जा दिलशाद बेग की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने भारत और नेपाल दोनों देशों की सरकारों में हड़कंप मचा दिया। जांच में सामने आया कि इस हत्या की पूरी साजिश और सटीक रेकी के पीछे बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन के नेटवर्क का हाथ था। बबलू ने इस हत्याकांड के जरिए साबित कर दिया था कि वह विदेशी धरती पर भी किसी बड़े टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। काठमांडू का यह कत्लेआम अंडरवर्ल्ड के इतिहास के सबसे दुस्साहक हमलों में गिना जाता है, जिसने बबलू श्रीवास्तव को सिर्फ एक किडनैपर नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय स्तर का साजिशकर्ता बना दिया था। काठमांडू के कत्लेआम और भारत में दर्जनों किडनैपिंग के मामलों के बाद बबलू श्रीवास्तव भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका था। CBI ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रखा था। भारतीय खुफिया एजेंसियां रॉ और IB लगातार उसके फोन कॉल्स और इंटरनेशनल ट्रेवल्स रूट्स को ट्रैक कर रही थी। बबलू बहुत शातिर था। वह हर हफ्ते अपना फोन नंबर, अपनी लोकेशन और अपनी पहचान बदल लेता था। वह कभी सुरेश अग्रवाल तो कभी ओम प्रकाश के नाम के फर्जी पासपोर्ट पर सफर करता था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, अपराधी एक न एक दिन गलती जरूर करता है। साल 1995 का अप्रैल महीना बबलू श्रीवास्तव किसी बड़ी कूटनीतिक डील और अपने हवाला नेटवर्क को सेटल करने के लिए सिंगापुर पहुंचा था। वह वहां के एक आलीशान होटल में ठहरा हुआ था और खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बता रहा था। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को उसके सिंगापुर में होने की सटीक भनक लग चुकी थी। भारत सरकार ने तुरंत सिंगापुर के अधिकारियों और इंटरपोल से संपर्क साधा। भारत के पास बबलू के खिलाफ पुख्ता सबूत और वारंट तैयार थे। सिंगापुर की पुलिस ने होटल के कमरे पर छापा मारकर बबलू श्रीवास्तव को दबोच लिया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से कई देशों के फर्जी पासपोर्ट और भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद हुई। बबलू की गिरफ्तारी के बाद भारत और सिंगापुर के बीच एक बेहद जटिल कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई। बबलू ने सिंगापुर की अदालत में बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया और दावा किया कि वह भारत का नागरिक नहीं है और उसे गलत फंसाया जा रहा है। वह जानता था कि अगर वह भारत गया तो उसे कभी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भारत सरकार और CBI के अधिकारियों ने बिना समय गवाए उसके फिंगरप्रिंट, उसकी पुरानी क्राइम फाइल्स और उसकी असली पहचान से जुड़े सारे दस्तावेज सिंगापुर की अदालत के सामने पेश कर दिए। महीनों चली इस कानूनी रस्साकसी के बाद सिंगापुर सरकार ने भारत के पक्ष को सही माना और बबलू श्रीवास्तव के एक्स्ट्राडिक्शन को मंजूरी दे दी। 1995 के अंत में कड़ी सुरक्षा के बीच बबलू श्रीवास्तव को एक विशेष विमान से भारत लाया गया। यह भारतीय जांच एजेंसियों के लिए अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। भारत लाए जाने के बाद बबलू श्रीवास्तव पर दर्जनों मुकदमे चलाए गए। उसे उत्तर प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अदालत ने उसे कई मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून के मुताबिक एक बार जब कोई अपराधी इतनी सुरक्षित जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है। लेकिन बबलू श्रीवास्तव के मामले में कहानी उल्टी निकली। बरेली जेल की चार दीवारी भी उसके सातिर दिमाग को कैद नहीं कर सकी। जेल के भीतर बैठकर उसने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसने भारतीय पुलिस और जेल प्रशासन के होश उड़ा दिए। खुफिया रिपोर्टों और समय समय पर जेल में पड़े छापों से सनसनीखेज खुलासा हुआ कि बबलू श्रीवास्तव जेल के अंदर से ही अपना पूरा अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट चला रहा था। वह जेल के अधिकारियों की मिलीभगत या सुरक्षा की कमियों का फायदा उठाकर स्मार्टफोन, सैटेलाइट फोन और इनक्रिप्टेड इंटरनेट कॉल्स का इस्तेमाल करता था। जेल के भीतर बैठकर वह भारत के बड़े बड़े बिल्डरों और व्यापारियों को फोन करता और धमकी देकर कहता, मैं बरेली जेल से बबलू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, अगर जान प्यारी है तो बताई गई जगह पर पैसे पहुंचा दो। व्यापारी पुलिस के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि बबलू जेल के अंदर रहकर भी किसी की भी हत्या करवा सकता है। जेल में रहने के दौरान ही उसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था अधूरी ख्वाहिश। इस किताब में उसने अंडरवर्ल्ड के कई बड़े राज खोले, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी जुर्म की ख्वाहिशें अभी अधूरी थीं। साल 2026 की आधुनिक खुफिया रिपोर्टों के अनुसार बबलू श्रीवास्तव ने अब अपने सिंडिकेट को डिजिटल बना लिया है। वह जेल के भीतर से ही नए और युवा अपराधियों को अपने गैंग में शामिल करता है, उन्हें वर्चुअल नंबर्स के जरिए विदेशों में बैठे अपने गुर्गों से कनेक्ट करवाता है और क्रिप्टो करेंसी व
डार्क वेब के जरिए फिरौती की रकम की लॉन्ड्रिंग करता है। लखनऊ का वह होनहार वकील आज देश की सबसे सुरक्षित जेल में बंद होने के बावजूद भारतीय कानून व्यवस्था के लिए एक खुली चुनौती बना हुआ है। बबलू श्रीवास्तव की यह कहानी यह साबित करती है कि अगर सातिर दिमाग को सही दिशा ना मिले तो वह पूरे समाज के लिए एक नासूर बन जाता है।